दौर जारी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह यूपी में काम कर रहे हैं। प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर अगर अराजकता का माहौल या माहौल को खराब करने की कोशिश की गई तो सरकार पूरी तरीके से जानती है कि ऐसे लोगों से किस तरीके से सख्ती से निपटा जाए। और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश यादव। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी बयान सामने आया है कि दोनों पार्टी जो मुझे एक दूसरे का एजेंट बता रहे हैं, पहले वो डिसाइड कर ले कि मैं आखिर किसे मदद पहुंचा रहा हूं। और हैदराबाद में किसानों के महाधरना में शामिल हुए राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने इशारों में ओवैसी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। यहाँ के कुछ आदमी हैं जो जाके बीजेपी की मदद करते हैं जहाँ जहाँ चुनाव होता है। आप उनको 60 बोला। अरे वो खाली जा रहा है, क्या लेने जा रहा है उनसे वहां से। राकेश टिकैत जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक पंचायत करते हुए भी दिखाई दिए पिछले दिनों, लेकिन अब सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कि हां भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि ऐलान कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ेंगे। पहले ओपी राजभर के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर उनके साथ अलग हो गए और अब सीधे तौर पर राजभर उन्हें बड़ा ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं कि आइए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़िए। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव भी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यूपी चुनाव के प्रचार में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उन आरोपों पर तंज कसा जिसमें दोनों दल उन पर एक एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं अपील करता हूं समाजवादी पार्टी से, योगी आदित्यनाथ से, कि मेरे खातिर दोनों दल एक साथ बैठे और डिसाइड कर ले कि आखिर मैं किसका एजेंट हूं। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना का विस्फोट हो गया है। कॉलेज के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खतरे की बात तो यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी थी, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया यह जा रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील कर दिया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन से लोग आए हैं। पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है। तो कर्नाटक में 66 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और चिंता की बात इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये सभी छात्र जिन्हें
दोनों डोज लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना के संक्रमण में आए। और ऐसे में अब प्राथमिकता यही है कि ये पता लगाया जा सके कि ये छात्र किन किन लोगों के संपर्क में आए थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये सभी छात्र कॉलेज में ही आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 400 छात्रों का ये पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज था, जिसमें से 66 छात्र पॉजिटिव निकले हैं। 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है और ऐसे में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल चुके हैं। और इस बीच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है, जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के बीच वहां के वैज्ञानिकों ने वायरस का ये नया वेरिएंट मिलने का ऐलान किया। बताया यह गया है कि वहां अब तक 22 लोगों में वायरस का ये वेरिएंट मिल चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है और अब वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से बोत्सवाना और हांगकांग पहुंचे कुछ लोगों में भी कोरोना का यही वेरिएंट पाया गया है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी आशंका जताई जा रही है कि यह नया वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब बात जयपुर की। जयपुर में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ने के बाद चिंता बढ़ गई है। जयपुर के एक दिन में कोरोना के 17 नए मामले सामने आने के बाद लोग दहशत में आ चुके हैं। इन 17 में से 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जबकि झालाना के सरकारी स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे 2 बच्चों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो झालाना में भी 2 बच्चों को कोरोना हुआ है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जयपुर के स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ऐसे में संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोरोना की वजह से हुई मौतों पर पूरे देश में एक सर्वे हो और हर राज्य से सही आंकड़े जुटाए जाए। अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की है। मैंने कहा है कि पूरे कंट्री का सर्वे होना चाहिए। अगर आंकड़े सच्चे आएंगे सरकार के पास में, सरकार चाहे भारत सरकार हो तो राज्य सरकार हो, जितना आंकड़ा कोई सर्वे का भी होता है, बड़ी बड़ी एजेंसी कंट्री की सरकार की एजेंसी है, जैसे NSSO है जो शानदार सर्वे करता है आजादी के बाद से ही। उनके आंकड़े जब आते हैं उसके आधार पर हर विभाग सरकार का वो अपनी भावी नीतियां बनाता है। अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार को चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर उनका ढंग से सर्वे हो। और कोरोना पर कांग्रेस शासित राज्यों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे और कोविड कमीशन के गठन की मांग की है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने ऐलान किया है कि इन मांगों को लेकर कांग्रेस 26, 27 और 28 नवंबर को देश भर में सड़कों पर उतरेगी। हमारी मांग है और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी ये सरकार को लिखा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप आगे बढ़िए, राजस्थान की सरकार जो उसका 1 लाख रुपए का अंशदान है वो जरूर दे। और भी राज्यों में जहां पे हम सरकार में नहीं हैं वहां आगामी 26, 27 और 28 तारीख को वहां के जो लोकल लीडरशिप है, हमारे लीडर्स हैं, वो वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और दबाव डालेंगे कि ये 4 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को जो उसका अधिकार है वो उनको दिलाने का काम करेंगे। इजराइल दुनिया भर में अपनी ऐसी कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है जिसे उसने दशकों से पानी की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान फसल चक्र और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मिशन पानी रिपोर्ट की ये खास कवरेज। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। बुंदेलखंड में विशेष समस्या पानी की कई सालों से रही है।
आए दिन भी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आए दिन यहाँ के जो भी खेती से रिलेटेड हमारे किसान हैं वो खेती को मजबूरी में छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले से आज की कंडीशन में ऐसा है कि दिन प्रतिदिन हम लोगों की खेती की जो उपज होती है वो कम होती गई है, खर्चा ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, और जिस वजह से हम लोगों को आज आधुनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मुझे आधुनिक खेती में इंटरनेट के जरिए नेट एफएम कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इजराइल की कंपनी है। और नेट एफएम कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि नेट एफएम में जो ड्रिपर होता है, ड्रिप में तो जो पहला ड्रिपर है और लास्ट का ड्रिपर, इन दोनों के जो पानी का डिस्चार्ज है वो बराबर समानता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ पे अगर 8 से 10 हज़ार प्लांट आते हैं अपने, तो 10,000 के 10,000 पौधों के पास बराबर पानी जाता है और बराबर खाद जाता है। चना, गेहूँ, मटर, सरसों की खेती करता था, उसमें मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने की वजह से श्री महेंद्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा हमारे लिए जो है बताया गया कि आप जो है ये खेती छोड़ के सब्जी की खेती कीजिए। शिवाजी जी के द्वारा नेटाफेम ड्रिप लगाया गया, तो हमने मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और शिमला मिर्च है, इसकी जो है सब्जियां तैयार की। उसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुई। उम्मीद भी है कि आगे चल के हमारी खेती अच्छी होगी, हम सफल किसान बनेंगे।